वेलकम टू PW ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में और आपकी प्रारंभ बैच में। उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों ने इस क्लास का इंतज़ार किया होगा। हिंदी माध्यम में आपके इस बैच की शुरुआत NCERT के साथ आज के इस सेशन के साथ होती है। अब आज के इस सेशन में जो हमारी बातचीत होने वाली है उसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं। मैं कई सारे लोगों को देख पा रहा हूँ, करिश्मा, तनु, नीरज, ठीक है, ऑलराइट। सो वेलकम टू PW ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में और आपकी प्रारंभ बैच में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों ने इस बैच का, इस क्लास का इंतजार किया होगा। मैं देख पा रहा हूं कि कई सारे लोगों ने ऑलरेडी इस सेशन को ज्वाइन कर लिया है। आई कैन सी नीरज, करिश्मा, तनु, शिवम, सूरज, जैनब हैं, इसके अलावा अनिका हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, शंकर भी हैं। आप सभी लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन कर लिया है। तो आज के सेशन में आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होने वाली है। आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो पहला साल होता है आपकी प्रारंभ बैच का, वो होता है आधारशिला। आधारशिला आपकी इस बैच का इनिशिएशन होता है। आधारशिला जिसके साथ आपकी ये बैच शुरू होती है, उसमें आपके फंडामेंटल्स के ऊपर काम किया जाता है। तो यूं तो हमारी जो बातचीत है वो आधारशिला के बारे में हो सकती है, बट आधारशिला को यानी कि बेसिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आपका ये पूरा सेशन शुरू होता है NCERTs के साथ। NCERTs के ऊपर बातचीत हमारी शुरू होगी, प्रोबेबली वो नेक्स्ट सेशन से होगी। आज का ये सेशन आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास का एक ओरिएंटेशन सेशन होगा। इस ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है, इसे कैसे पढ़ा जाता है, किन बातों का ध्यान हम इस टॉपिक को, इस विषय को पढ़ते वक्त जरूर से रखते हैं, साथ ही किस तरीके के प्रश्न यहाँ इस विषय से पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका ट्रेंड क्या है, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है। जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास बहुत ज़्यादा है सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, तो क्या इतने ज़्यादा सिलेबस को हम कैसे कैप्चर कर पाएंगे, हमारे क्वेश्चंस इसमें कैसे टैकल होंगे, इन सभी प्रश्नों के ऊपर आज के सेशन में बातचीत होगी। आप ये भी जान पाएंगे कि भले ही ये सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन के पूछे जाने का जो दायरा है वो बहुत ही सीमित है और प्रश्नों के पूछे जाने की जो प्रकृति है वो भी बहुत ही ज़्यादा सामान्य और सीमित है। और अगर आप थोड़ा सा समझदारी के साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे भी अगर आप पढ़ लें जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत, चूंकि एक ओरिएंटेशन सेशन है, तो आपकी आज मुलाकात करवाएंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से। आधुनिक भारतीय इतिहास से जब आज आपकी मुलाकात होगी तो कई सारे पहलुओं पर बात होगी। जिन पहलुओं पर बात होगी उसमें सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास एक विषय के रूप में क्या है, इस बारे में चर्चा होगी। इतिहास एक विषय के रूप में क्या है, जब हम इस बारे में चर्चा कर लेंगे तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन ये कहता है कि किसी भी विषय की शुरुआत यानी कि आरंभ जरूर से होना चाहिए हमारे सिलेबस के साथ यानी कि पाठ्यक्रम के साथ। तो हम यहाँ पर पाठ्यक्रम पर भी बातचीत करेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास में हम पाठ्यक्रम पर भी चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम में चर्चा जो हमारी होगी उसमें हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं। फिर हम ट्रेंड विश्लेषण करेंगे, ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ दिशा निर्देश और परिप्रेक्ष्य देखेंगे। मेरा पढ़ाने का दायरा क्या होगा, मेरी पढ़ाने की प्रकृति क्या होगी और आपसे क्या अपेक्षित होगा कि आप किन बातों का जरूर से ध्यान रखें अगर आप मेरे साथ इतिहास जैसे रोचक विषय को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो पिछले वर्षों के प्रश्नों पर एक दृष्टि डालेंगे। जरूर से हम उन प्रश्नों को सॉल्व करने का यहाँ प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि हम केवल उन्हें देखेंगे और समझेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से प्रश्नों के पूछे जाने का प्रक्रम काफी सामान्य रहा है। और फिर हम आधुनिक भारतीय इतिहास का एक समग्र अवलोकन करेंगे। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री दिखाऊंगा एज अ होल कि पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास कब और कैसे डेवलप हुआ और आप उसे कैसे समझ सकते हैं। आइए इस पूरे सेशन की शुरुआत करते हैं। अब पहला प्रश्न आप सभी लोगों से मेरे मन में है और मैं वो पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या है इतिहास, इतिहास क्या है। ये एक प्रश्न है जो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा। क्योंकि आज एक ओरिएंटेशन सेशन है तो इस प्रश्न पर चर्चा किए बिना अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये न्याय नहीं होगा इस विषय के साथ। इतिहास क्या है, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। इतिहास क्या है?
आप सभी लोगों के पास संभवतः इस सवाल का जवाब होगा। कम से कम सामान्य दृष्टिकोण से तो आप जानते ही होंगे कि इतिहास क्या है। सामान्य दृष्टिकोण से जो हमारी समझ है, ठीक है, हाँ, स्टडी ऑफ पास्ट। सचिन कहते हैं कि इतिहास स्टडी ऑफ पास्ट है। अतीत है, पावर माइंड कहते हैं। बिल्कुल अतीत है, यह बात सच है। प्राचीन काल में क्या हुआ था, निधि बताती है। बिल्कुल सही है। आज बच्चों की चैट्स वो स्क्रॉल नहीं कर रही है, ठीक है। जो बीत चुका है वो इतिहास है, ऐसा काजल बताती है। ठीक है। आज से पहले का समय इतिहास है, सूर्य बताते हैं। भूतकाल की घटनाएं शिवम बताते हैं। अतीत के बारे में जानना क्राफ्ट बाई जया बताती है। भूतकाल की वह घटनाएं जो बीत चुकी हैं, ठीक है। बीता हुआ समय, प्राचीन काल की प्रमुखता, ठीक है। तो कई सारे लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें यहां पर रखी। हाँ, इतिहास के बारे में जानना। इतिहास के बारे में अगर हम समझें कि इतिहास को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो इतिहास भूतकाल का अध्ययन है, यह बात सच है। लेकिन भूतकाल के स्कैटर्ड यानी कि अनसिस्टमैटिक स्टडी यानी कि अध्ययन को आप इतिहास नहीं कह सकते। हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। इतिहास एक अनुक्रमिक अध्ययन है भूतकाल या अतीत की घटनाओं का। इतिहास अतीत की घटनाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। क्या है ये? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन। तो इतिहास की कोई भी घटना या अतीत की कोई भी घटना इतिहास का हिस्सा नहीं बन जाती। सबसे पहले तो अगर आपको उसको पढ़ना है तो आपको क्रमबद्धता पर ध्यान देना होगा। एक बात और आपको समझनी होगी कि यह विकास का क्रम जो हुआ उसका अध्ययन है। यह विकास के क्रम का अध्ययन है। विकास के क्रम का अध्ययन। विकास के क्रम का अध्ययन। जो विकास होता रहा है भूतकाल में वो किस प्रकार से रहा, उसके क्रम का अध्ययन हम करते हैं। विकास के क्रम का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि मानवता का किस प्रकार से विकास हुआ, और इसमें हम मानव विकास के अनन्य पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हम मानव विकास के पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हम कहां से आए, हम कौन हैं, मानव विकास के विभिन्न पहलू। मानव विकास के विभिन्न पहलू। ध्यान दीजिएगा कि जब हम इतिहास के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो इतिहास मनुष्यों का इतिहास है। वी डोंट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ डॉग्स। हम कुत्तों का, घोड़ों का, गायों का, भेड़ बकरियों का इतिहास नहीं पढ़ते। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो इंसानों का इतिहास होता है। हाँ, इसके साथ उन सभी लोगों का जिक्र जरूर होता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में जो हमारी इतिहास की शिक्षा होती है, जो अध्ययन होता है, वो मानव से संबंधित है। तो मानव के विकास के क्रम के बारे में हम अध्ययन करते हैं और उसके विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा अथवा विश्लेषण करते हैं। मानव विकास के क्रम के बारे में जब यहां पर बातचीत होती है, उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होती है, तो हम विकास के चरण में किस तरीके के विकास को देखते हैं। सामाजिक विकास। हमारा जो समाज है वो किस प्रकार से वर्तमान स्वरूप में आया। हमारा आर्थिक विकास, हमारी जो अर्थव्यवस्था आज है वो कैसे विकसित हुई। पहले हम लोग बार्टर सिस्टम में हुआ करते थे, लेन देन की गतिविधि होती थी, जहां पर हम एक सामान के बदले में दूसरे सामान का व्यापार किया करते थे। लेकिन फिर हमने करेंसी को डेवलप किया और सिक्कों के बदले में व्यापार होने लगा। तो वर्तमान आर्थिकी किस प्रकार से विकसित हुई। राजनीतिक ढांचा, राजनीतिक विकास। आज जो राजनीतिक व्यवस्था आपके पास है, चाहे वो प्रजातंत्र है या कोई भी और राजनीतिक स्थिति आप देख पा रहे हैं, उसका विकास अतीत में कहीं छुपा हुआ है। संस्कृति का विकास। आप जिन संस्कृतियों को आज फॉलो करते हैं वो किस प्रकार से विकसित हुई हैं। संस्कृति का विकास। संस्कृति के साथ ही धर्म का विकास। धर्म किस प्रकार से विकसित हुए। भाषा का विकास। भाषा आपने कब बोलनी शुरू की और उसका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ।
तकनीकी का विकास, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। विज्ञान का विकास भी अतीत में हुआ है। विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, तकनीकी। इतिहास में इन सभी लोगों के सवालों के जवाब हैं, विज्ञान एवं तकनीकी इत्यादि। जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो सबसे पहले तो हम भूतकाल में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। और जो क्रमबद्ध अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं, उसमें हम मानव के बारे में बात करते हैं, किसी अन्य जीव के बारे में बात नहीं करते। मानव से संबंधित जो बाकी की बातें होती हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो अमृता पूछती है कि सर नोट करें। बेटा एकदम स्पष्ट कहता हूं, जो कुछ भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं वो आपका नोट्स है। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें। मैं आपको पढ़ाते वक्त चाहे जितनी ही बातें करूं, लेकिन मैं बोर्ड पर सिर्फ वही लिखूंगा जो मैं चाहता हूं कि आप लिखें। एग्जैक्टली, ठीक है। तो बिल्कुल से आप इसे लिखें जरूर, ठीक है। सर आते ही क्लास शुरू कर दिए, कुछ बताए भी नहीं। बेटा यूपीएससी की क्लास ऐसे ही होती है, इधर उधर की फालतू की बकवास बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आते ही क्लास शुरू कर दी और पढ़ाना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही आपको आते ही पढ़ना शुरू कर देना है। आप इससे अधिक कोई भी अपेक्षा अपने मास्टर से मत करिएगा, मुझसे तो कतई मत करिएगा कि हम कुछ भी और बातें करने वाले हैं। हम सिर्फ क्लास पर बात करेंगे, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी बातचीत होगी वो क्लास के बारे में होगी। आपकी बैच शुरू हो गई है और बैच शुरू होते ही आज आपकी पहली क्लास है, जिसमें आप इतिहास के बारे में ओरिएंटेशन कर रहे हैं। हाँ, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जरूर से हम इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस बारे में बातचीत करने वाले हैं तो मैं जरूर से थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दूंगा। मेरा नाम देवेंद्र दुबे है। मैं पिछले 9 सालों से यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। मैं 50 से ज्यादा बैचेस में हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं और प्रोबेबली ये मेरी 55th और 56th मॉडर्न हिस्ट्री की बैच होगी जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे टीचिंग करियर का 9वां साल है। बस मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत करिए मुझसे कि मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूँ मेरे बारे में, या मैं आपसे इससे ज़्यादा कुछ भी पूछने वाला हूँ। इतनी जानकारी इनफ है, बस आप इतना ही जानिए। और चलिए शुरू करते हैं आगे की बातें, ठीक है। अब हम लोग बातचीत जब यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि तकनीकी विकास वगैरह जो हुआ है उसे हम इतिहास की स्टडी में रखते हैं। अब मैं आपसे एक स्पष्ट सवाल करता हूं कि आखिर इतिहास के पिता कौन कहे जाते हैं, ठीक है। इतिहास के पिता कौन कहे जाते हैं, मुझे बताइए। आप चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए। हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। मैं आपके बारे में जो जानने में रुचि रखता हूं वो बात यही है कि आखिर फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा। मुझे बताइए, टेल मी फास्ट, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पिता कौन कहे जाते हैं। हेरोडोटस। कई सारे लोगों का जवाब है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक ग्रीक स्टेट्समैन रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं, हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं। इतिहास के पिता के तौर पर हम हेरोडोटस का नाम लेते हैं। एक ग्रीक राजनीतिक शास्त्री रहे हैं। हेरोडोटस ने इतिहास के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। इतिहास के बारे में अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि हेरोडोटस ने इतिहास की कोई सिस्टमैटिक डेफिनेशन नहीं दी है। अगर दी होती तो शायद आपको उसे बहुत अच्छी तरीके से रटना पड़ता। लेकिन इतिहास की कोई सिस्टमैटिक डेफिनेशन हेरोडोटस ने ना देते हुए भी यह बताया है कि इतिहास वास्तव में क्या है। आप जानते हैं कि जो इतिहास है इसका जो इंग्लिश शब्द है वो है हिस्ट्री। एक टीचर विल बी बैक करके लगा दो, ठीक है। रुक जाओ, मैं बताता हूं तब लगाओ, ठीक है। आई कॉल यू, ठीक है। हिस्ट्री, ठीक है। एक शब्द है हिस्ट्री जो कि इंग्लिश में इतिहास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इसके बारे में बात करें, इस शब्द के बारे में बात करें, तो ये एक ग्रीक शब्द है। और ये जो ग्रीक शब्द है ना वो है हिस्टोरिया। तो ये ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, ठीक है। ये एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला हुआ है। ये एक ग्रीक शब्द
हिस्टोरिया से निकला हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? मैं कहूंगा हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी। अब आप कहेंगे सर ये इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब होता है जांच के पश्चात प्राप्त ज्ञान। ठीक है, जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान, नॉलेज थ्रू इन्वेस्टिगेशन। नॉलेज थ्रू इन्वेस्टिगेशन। हेरोडोटस जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं, अगर आप उनके द्वारा इस शब्द की व्युत्पत्ति को समझेंगे तो आप समझेंगे कि वास्तव में इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास के मतलब को अगर आप यहां पर देखें तो हिस्ट्री जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला हुआ है। हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी इंग्लिश में, और इंक्वायरी को आप कैसे समझते हैं? इंक्वायरी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन से हमारा तात्पर्य यह है कि जो जानकारी आपको इन्वेस्टिगेशन के जरिए प्राप्त होती है केवल वही इतिहास होती है। आप इससे क्या समझते हैं? इससे समझने का तात्पर्य यह है कि कोई भी किंवदंतियां, कहानियां, मिथक इतिहास नहीं होते। इतिहास कोई भी घटना, कोई भी तथ्य तभी बनता है जब उस पर प्रॉपर जांच पड़ताल कर ली जाए और इस बात को तथ्यात्मक रूप से साबित कर दिया जाए कि जो बातें कही जा रही हैं वो सच हैं और सही हैं। तो जब तक किसी भी बात को आप सत्य रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता ना दे लें तब तक आप उसे इतिहास की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अब मिथक कई तरीके के हो सकते हैं। मिथक ऐसा हो सकता है कि भाई चीन में एक सांप हुआ करता था जो मुंह से आग फेंकता था। अब ऐसी मिथक कहानियां आपको इतिहास के बारे में मिल सकती हैं। जो चीन के दीवार की रक्षा करता था, तो क्या आप उसे इतिहास मान लेंगे? क्या नहीं। अगर आपके पास ऐसा कोई अवशेष नहीं है जो कैसे इसे ऐसे किसी सांप का जिक्र करता हो जिसे हम ड्रैगन बुला सकें, तो आप उसे इतिहास नहीं बुला सकते। इतिहास में अनेक प्रकार की मिथक कहानियां होती हैं, लेकिन उन्हें इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इतिहास में भूतकाल की केवल वही घटनाएं रखी जाएंगी जिन्हें जांच पड़ताल के बाद सत्य साबित किया गया हो। ठीक है, तो ये तो देखिए इतिहास का एक बेसिक सा मतलब मैंने आपको बताया। आई जस्ट टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। इतिहास विषय जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी पहली जवाबदेही, पहली जिम्मेदारी बनती थी कि मैं आपको बताऊं कि इतिहास क्या है, और यहां पर हमने समझा कि इतिहास क्या है। समझ में आ गया? फटाफट बताइए, इज इट क्लियर? इतिहास क्या है समझ गए? बुक्स कौन सी लेनी है, अब इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि बुक्स कौन सी लेनी है, क्या लेनी है। कॉपी में नोट्स कैसे बनाएं? जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही बनाइए। रामायण क्या है सर? रामायण और महाभारत दोनों ही जो महाकाव्य हैं, हम उन्हें अभी तक इतिहास की श्रेणी में नहीं रख पाए हैं, क्योंकि उनमें जो बातें हुई हैं हम उन्हें आज भी ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं कर पाए हैं। हालांकि उनकी कई सारी बातें आंशिक रूप से सत्य प्रतीत होती हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से इतिहास की श्रेणी में रख पाना अभी भी इतिहासकारों के लिए संभव नहीं हो पाया है। समझ गए? ऑलराइट, चूंकि आप इतिहास समझ गए तो अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इतिहास की आवश्यकता, आखिर हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं और इतिहास को यूपीएससी में जगह दी क्यों गई है? ये दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इतिहास की आवश्यकता के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है कि इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। जब हम इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता पर जोर देते हैं तो समझिए, सबसे पहले तो इतिहास को यदि आप पढ़ते हैं तो आप मानव विकास के क्रम को समझ पाते हैं। ठीक है, मानव विकास के क्रम की जानकारी, मानव विकास के क्रम की जानकारी। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप समझ पाते हैं कि वास्तव में मनुष्य आया कहां से है, हमारा ओरिजिन क्या है, और वर्तमान स्थिति में जो हम यहां पर पहुंचे हैं वो हम कैसे पहुंचे हैं। बताइए, आप बताइए, इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, व्हाई डू वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री? हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले तो अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें मानव विकास के क्रम के बारे में जानकारी मिलती है।
मानवीय धर्म व संस्कृति की मानवीय धर्म एवं संस्कृति की उपयुक्त समझ। हमें इसकी उपयुक्त समझ मिलती है, धर्म व संस्कृति के बारे में हम बेहतर समझ रख पाते हैं। हमारी धर्म और संस्कृति में अनेकानेक बातें हैं जो आज हमारे सामने हैं, जो आज हमारे सामने हैं, लेकिन उनका एक समय में उद्भव हुआ है, किसी कारण से हुआ है, हमें उसके बारे में अक्सर जानकारी नहीं होती। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस बारे में जरूर से पढ़ा और समझा होगा, या अपने घर पर ये बातें सुनी होंगी कि शाम को झाड़ू नहीं लगाते, या फिर गोधूली बेला हो जाने के बाद नाखूनों को नहीं काटा जाता, या फिर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाए जाते। अनेक प्रकार की ये बातें आपके आसपास प्रचलन में हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि ये बातें आई कहां से, इनका उद्भव, इनका विकास कहां है? अगर आप इनके उद्भव और विकास को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका उद्भव और विकास वास्तव में इतिहास में है। ये धर्म और परंपराएं किसी एक समय काल में विकसित हुई थी और समय के अनुसार ये अपना औचित्य खोते गए। समय काल परिस्थितियों के अनुसार आज इस प्रकार की परंपराओं की कोई आवश्यकता नहीं रह गई, लेकिन फिर भी हम इन परंपराओं को फॉलो करते हैं। अगर हम इस बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन सन 1800 के बाद हुआ, जब पहली बैटरी 1800 में बनाई गई। तो टेक्निकली 1800 के बाद इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। उसके पहले बिजली नहीं हुआ करती थी। थॉमस एल्वा एडिसन ने 1870 के आसपास जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसे बनाया। मतलब उसके पहले हमारे पास जो रोशनी का स्रोत था रात में, वो दिए हुआ करते थे, लैंटर्न्स हुआ करते थे, लालटेन, और वो बहुत ही सीमित रोशनी देते हैं। अगर आप शाम को अंधेरा हो जाने के बाद झाड़ू लगाते हैं तो वो लालटेन या दिया इतनी रोशनी नहीं पैदा कर पाते कि आप सारी जगहें आराम से देख पाएं। ऐसी स्थिति में अगर महिलाओं का कोई कीमती जेवर, कोई आभूषण अगर जमीन पर गिर गया है और आप अंधेरे में झाड़ू लगा रहे हैं तो निश्चित है कि आप उसे कूड़े में समेटकर फेंक देंगे। बेहतर होगा कि आप अंधेरा होने के बाद झाड़ू ना लगाएं और सुबह झाड़ू लगाएं, ताकि आप किसी भी कीमती चीज को फेंकने से बच जाएं। सिमिलरली, पहले हम लोग बहुत धारदार चाकू से या ब्लेड से अपने नाखून काटा करते थे। अंधेरा हो जाने के बाद देखना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, नाखून के साथ उंगली गायब। अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अंधेरा होने के बाद अपने नाखून ना काटें। मेरा आपसे स्पष्ट प्रश्न है, यह बात 1870 के पहले तो लागू होती थी, या सीधे सीधे कहूं तो 1900 के पहले लागू होती थी, क्योंकि तब बिजली के बल्ब नहीं हुआ करते थे, इतनी अधिक रोशनी नहीं हुआ करती थी। लेकिन क्या यह बात आज लागू होती है क्या, जब आज हर तरफ रोशनी ही रोशनी है? कुछ भी गिर जाए साफ साफ दिख रहा है। देखिए कितनी चमकदार रोशनी है, जहां मैं क्लास ले रहा हूं, जहां आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। लगाइए ना झाड़ू, कौन रोकता है आपको? रात में लगाइए झाड़ू, दिन में लगाइए, शाम को लगाइए, सुबह लगाइए, अपने घर पे लगाइए, पड़ोसी के घर पे लगाइए, यहां आइए, कोचिंग में भी झाड़ू लगाइए, लगाइए झाड़ू लगाइए। नो वन इज केयरिंग। अब इस बात का कोई औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि इस बात का, इस परंपरा का जो विकास हुआ था एक समय काल में हुआ था। उस समय काल के बाद इस परंपरा का औचित्य अब नहीं रह गया। बिल्कुल वैसे ही भी अब आप ब्लेड से या फिर चाकू से नाखून नहीं काटते, आप नील कटर से नाखून काटते हैं। तो अब आप जितना सेट करेंगे उतना ही नाखून कटेगा। तो फिर आप दिन में काटिए, रात में काटिए, सुबह काटिए, भोर में काटिए, नाखून काटिए, नाखून ही काटिए, कुछ और मत काटिए, नाखून काटिए। ठीक है, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जब आप इन धर्म परंपराओं को समझते हैं तो आपको पता चलता है कि इतिहास के एक कालखंड में ये विकसित हुई थी, और ये परंपराएं जब विकसित हुई थी तब औचित्यपूर्ण ही थी, लेकिन अब उनका औचित्य नहीं रह गया। लेकिन हम फिर भी इन बातों को स्वीकार करते रहते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा कि इस अमुक दिन बाल नहीं कटवाते हैं। आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि यजमान परंपरा हुआ करती थी। जो यजमान परंपरा थी उसमें
जो लोग सर्विस प्रोवाइडर होते थे, जैसे जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसमें शूद्र हुआ करते थे, शूद्रों को सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सेवादाता माना गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों ने शिक्षा का और धर्म का कार्य लिया, क्षत्रिय ने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, वैश्यों ने व्यापार किया और शूद्र सेवादाता बने यानी कि सर्विस प्रोवाइडर बने। अभी जो सर्विस प्रोवाइडर्स डेवलप हुए, शूद्र जो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर डेवलप हुए, यजमान व्यवस्था का हिस्सा ये हुआ करते थे। यजमान व्यवस्था में उन्हें उनकी सर्विसेज के बदले में वेज यानी कि वेतन नहीं मिलता था। मतलब एक जो नाई समाज का व्यक्ति है, अगर वो आकर आपके बाल काटता है तो उसके बदले में क्या आप उसे पैसे देंगे? नहीं, पहले उसे पैसे नहीं दिए जाते थे, अब दिए जाते हैं। पहले क्या होता था कि वो हर दिन आएगा, लोगों के दाढ़ी और बाल को सही करेगा और जब फसल हो जाएगी तो अंत में उसे फसल दी जाएगी। अब फसल देने का भी सिस्टम होता था। अगर आप ग्रामीण परिदृश्य से आते हैं तो आपको यह पता ही होगा कि उनसे कहा जाता था कि वो एक बार में जितना भी अनाज उठा सकते हैं उठा लें। तो वो खूब सारा अनाज ऐसे उठा लेते थे, उसे बांध कर लेकर चले जाते थे। सभी परिवारों से उन्हें ऐसा अनाज मिलता था, तो वो उनका वेज हो जाता था। और वो जो वेज होता था, जो वेतन होता था, उसी से उनके पूरे साल का खर्च चलता था। अब देखिए, उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था, उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते थे उनकी सर्विसेज देने के बदले में, बल्कि उन्हें जब खेती कंप्लीट हो जाती थी तो अनाज दिया जाता था। और ऐसी स्थिति में उन्हें हर दिन काम के लिए बुलाना उनके लिए काफी भारी होता था। लोग अपेक्षा ये रखते थे कि वो हर दिन आएंगे और बाल काटेंगे। अब इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा क्षेत्र है, किसी न किसी के बाल और दाढ़ी हमेशा बढ़े ही रहेंगे, और ऐसी स्थिति में तो उनके पास अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समय ही नहीं होगा। तब ऐसी व्यवस्था विकसित की गई कि नहीं भाई, कुछ दिनों के लिए आप उन्हें फ्री करेंगे, वो रविवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन आएंगे और बाकी दिनों में वो नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्यों नहीं आएंगे बाकी दिनों में? तो बड़े बुजुर्गों ने यह कह दिया होगा कि अशुभ होता है, इन दिनों बाल नहीं कटवाए जाते। और यह अशुभ होने की व्यवस्था इसीलिए विकसित की गई होगी ताकि उन सेवादाताओं को कुछ राहत मिले, वो कुछ निश्चित दिनों में ही कार्य करें, क्योंकि उन्हें उसके बदले में वेतन नहीं मिलता। अब यह परंपरा जिस समय विकसित हुई थी उस समय के हिसाब से बहुत ही उपयुक्त थी और उस समय की मांग थी कि ऐसी व्यवस्था को विकसित किया जाए। लेकिन क्या आज इस व्यवस्था की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि आज आप दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाने के बाद आप अपनी सर्विसेज लेते हैं, सेवाएं लेते हैं, चाहे वो नाई की सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, और उसके बदले में आप उन्हें पे करते हैं। तो आप किसी भी दिन जाइए, अपने बाल कटवाइए, कौन रोकता है आपको इसके लिए? ध्यान दीजिए, ये जो परंपराएं विकसित हुई, ये इतिहास के एक कालखंड में विकसित हुई, और जब ये विकसित हुई थी तो इनका अपना एक औचित्य था और ये उचित व्यवस्थाएं थी। लेकिन समय के साथ साथ समाज विकसित हुआ, अग्रगामी हुआ, और ऐसी व्यवस्थाओं ने, ऐसी परंपराओं ने अपने औचित्य को खो दिया। लेकिन क्या हम इस बात को समझ पाए और क्या हम इस चीज से बाहर निकल पाए? नहीं, हम इस चीज से नहीं निकल पाए। हम आज भी उस पुरातन व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन एक सिविल सेवक होने के नाते, एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, क्या आपके पास इन चीजों की समझ है? ठीक है, क्या आपके पास इन चीजों की समझ है? नहीं। यदि आपके पास इन चीजों की समझ नहीं है तो आप कैसे एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे? आप समाज को कैसे संभालेंगे? इतिहास वो विषय है जो आपको आपके समाज की बेहतर समझ देता है, धर्म और परंपराओं के बारे में बताता है। आप जब धर्म और परंपराओं को समझते हैं तो आप खुद को समझते हैं, अपने आसपास के लोगों को समझते हैं, तब आप एक बेहतर सिविल सेवक बनते हैं। ठीक है, तो एक बात यह हुई कि यह आपको एक बेहतर प्रशासक बनाने में सहायक है। यह आपको बेहतर प्रशासक बनाने में सहायक है। बेहतर प्रशासक बनाने में सहायक। आप जितना बेहतर इतिहास को समझते हैं, आप उतने बेहतर प्रशासक होते हैं, और इतिहास की जितनी आपकी कमजोर समझ होती है, आप उतने ही बेकार प्रशासक होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यह आपके निर्णय निर्माण में सहायक है। निर्णय निर्माण में सहायक। कहा जाता है बेटा कि ये जो जीवन है ये एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत छोटा है। ये जीवन एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत छोटा है। आप अपने जीवन में सारे अनुभव नहीं ले सकते, आपको दूसरे लोगों के अनुभवों से सीखना होगा। बेटा, अगर मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं तो मेरा अपने जीवन का एक अनुभव है, वो अनुभव आपको मिलेगा। अन्य शिक्षक आपके सामने आएंगे, वो अपना अनुभव देंगे, और जब आप उन सभी के अनुभवों से समेकित होंगे तो आप एक बेहतर व्यक्तित्व होंगे और बेहतर स्थिति में होंगे इस परीक्षा को पास करने के लिए।
लेकिन यह बेहतर व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आपको सभी लोगों के अनुभवों को लेना होगा। अगर आप यह सोचते हैं कि आप सारी चीजें खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे और तभी आप उस चीज को सीखेंगे, तो नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जीवन इतना बड़ा है नहीं कि आप सारी चीजें करके सीख सकें। आपको अनुभवों से सीखना होगा। अनुभवों का भंडार कहां है? इतिहास में। वर्तमान में आज आप जो भी समस्याएं फेस कर रहे हैं, इतिहास में, भूतकाल में वो समस्याएं कभी ना कभी किसी न किसी ने जरूर से फेस की हैं। और जब भी उस व्यक्ति ने इस समस्या को फेस किया होगा तो निश्चित तौर पर उसका कोई समाधान ढूंढा होगा। जब उसने उस चीज के समाधान को ढूंढा होगा तो वो समाधान कितना उचित या अनुचित रहा, आप उस समय काल की परिस्थितियों को देखकर समझ सकते हैं। और इस आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि क्या समाधान निकाला जाए। इतिहास अनुभवों का भंडार है। इतिहास से जो आपको अनुभव मिलता है वो आपको बेहतर बनाता है, बेहतर प्रशासक, बेहतर इंसान। इतिहास ही एक ऐसा विषय है जहां से आप बल्क में अनुभव ले सकते हैं, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां से आपको अनुभवों का खजाना मिले। मैं आपसे एकदम स्पष्ट बात कहता हूं, क्या आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुना है? फ्रांस का एक प्रशासक, एक डिक्टेटर जो बाद में राजा बना। उसने पूरे यूरोप में तहलका मचा रखा था। पूरे यूरोप को लगभग उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया था और पूरा यूरोप का एक बड़ा हिस्सा लगभग उसके कब्जे में था। नेपोलियन बोनापार्ट, जो पूरे यूरोप पर विजय का सपना देखता था, उसने अपने जीवन में एक गलती की। उसने अपने जीवन में गलती क्या की? उसने रूस के ऊपर हमला कर दिया। बेटा, हम कहते हैं रूस जीतकर कब्जा किए जाने के हिसाब से बहुत बड़ा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इतने बड़े देश के ऊपर आप हमला करके कब्जा नहीं कर सकते। आप रूस को हरा लीजिए एक बैटल में, थोड़ा एरिया कब्जा लीजिए, उससे ट्रीटी कर लीजिए, कंपनसेशन ले लीजिए, लेकिन क्या आप रूस पर कब्जा करेंगे? क्या नहीं। रूस कब्जा करने के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, आप उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन नेपोलियन ने फैसला किया कि वो रूस के ऊपर कब्जा करेगा। क्यों? क्योंकि वहां के राजा थे अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर बहुत खूबसूरत थे। नेपोलियन खूबसूरत नहीं था, छोटा था, हाइट छोटी थी, नाक चपटी थी, बस सूरत दिखता था। बड़ा जलता था वो अलेक्जेंडर से, क्योंकि अलेक्जेंडर खूबसूरत दिखता था। अलेक्जेंडर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसिडोनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम रूस के जार की बात कर रहे हैं। खैर, ये एकमात्र कारण नहीं था। जब आप पढ़ते हैं नेपोलियन को तो इस बारे में चर्चा होती है कि उसने रूस पर हमला क्यों किया। मुद्दा है कि उसने रूस पर हमला किया, वो रूस पर 6 लाख की आर्मी लेकर घुस गया। और जब वो 6 लाख की आर्मी लेकर रूस के अंदर घुसता चला गया तो उसे लगा था कि वो बड़े आराम से रूस को डिफीट कर ले जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर रूस की कैपिटल मॉस्को हुआ करती थी। उसको क्या लगा कि वो यहां से एंटर करेगा और वो मॉस्को के ऊपर कब्जा कर लेगा। वो 6 लाख की आर्मी लेकर रूस के अंदर घुसना शुरू करता है। ध्यान दीजिए कि जब आप 6 लाख की आर्मी लेकर किसी देश के ऊपर हमला करते हैं तो आपके पास खाना और पानी इतना नहीं होता कि आप इस आर्मी की जरूरत पूरी कर सकें। निश्चित तौर पर आप जिन जगहों को जीतते हैं उन्हीं जगहों के जो रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं। 6 लाख की आर्मी हारेगी नहीं, जहां जाएगी वहां जीतेगी। और अगर 6 लाख की आर्मी हारेगी नहीं, जहां जाएगी वहां जीतेगी, तो फिर जहां जाएगी वहां जीतेगी। ऐसी स्थिति में वो वहीं के रिसोर्सेस के ऊपर निर्भर करते हैं। यह बात रूस के लोग समझते थे। रूस ने एक पॉलिसी अपनाई और उस पॉलिसी का नाम था स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। जो पॉलिसी रूस ने यहां पर अपनाई थी उस पॉलिसी को कहा गया था स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्च्ड अर्थ नीति। और अगर स्कॉर्च्ड अर्थ की नीति की हम बात करें तो, ठीक है, स्कॉर्च्ड अर्थ नीति की अगर हम बात करें तो यहां पर आप क्या समझते हैं? ठीक है, नीति लिख सकते हो, नीति लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। स्कॉर्च्ड अर्थ नीति की बात जब हम करते हैं तो वो जैसे जैसे नेपोलियन की आर्मी आती गई ना, वो पीछे हटते गए। नेपोलियन की आर्मी आगे आती गई, वो पीछे हटते गए, वो पीछे हटते गए। और जब वो पीछे हटने लगे तो उन्होंने अपने खेतों में आग लगा दी, सारे अनाज को जला दिया। पानी के जो भी स्रोत थे, कुएं, तालाब, उनमें जहर मिला दिया गया। जब जहर नहीं मिला तो एनिमल्स को स्लॉटर करके, यानी कि उन्हें काटकर उस पानी में फेंक दिया गया। और जब उन्होंने उसे स्लॉटर करके वहां पर फेंक दिया तो क्या हुआ? वो पानी सड़ गया। और जब नेपोलियन की आर्मी वहां पर पहुंची तो उन्हें ना खाने को खाना मिला, ना पीने को पानी। पानी ज्यादातर जम चुका था और तब तक यूरोप में सर्दियां, रूस में सर्दी शुरू हो गई।
और जब रूस में सर्दी पड़ती है तो सिर्फ सर्दी पड़ती है। ये 6 लाख की आर्मी जो गर्मी के मौसम में चली थी और लगा था रूस को यूं हराकर हम अलेक्जेंडर से संधि करके वापस लौट आएंगे, और ये वहां पर हवादार कुर्ती पहन के निकले थे। और जब वहां की सर्दियों के थपेड़े पड़ने शुरू हुए तो इनके पास ना पहनने को कपड़ा था, ना खाने को खाना और ना पीने को पानी। रूस के अंदर नेपोलियन की ये आर्मी मरने लगी। ये आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच तो गए मॉस्को, और इन्होंने मॉस्को के ऊपर कब्जा भी कर लिया, और इन्होंने जार से कहा कि आ जाओ हमारे साथ संधि करो, हमने तुम्हारी कैपिटल यानी कि राजधानी के ऊपर कब्जा कर लिया है। अलेक्जेंडर ने कहा राजधानी ही तो है, दूसरी बना लेंगे, टेंशन मत लो। उन्होंने अपनी राजधानी अलेक्जेंडर ने नेपोलियन के लिए छोड़ दी। 3 दिनों के बाद उन्होंने अपने खूबसूरत शहर मॉस्को को आग लगा दी। उन्होंने अपना पूरा एरिया तबाह कर दिया केवल नेपोलियन को तबाह करने के लिए। नेपोलियन थक हार कर वापस लौटने लगा इस 6 लाख की आर्मी के साथ, जिसमें ज्यादातर लोग भूख प्यास या सर्दी से मर चुके थे। और जब ये आगे ना बढ़ सके और पीछे लौटे, तब हमला किया रूस की आर्मी ने। रूस के रशर्स ने अटैक किया और इन्हें चुन चुन कर मारा। नेपोलियन जो 6 लाख की आर्मी लेकर निकला था, वो केवल 40,000 की आर्मी लेकर वापस लौटा। उसमें से केवल 10,000 ही लड़ने के लायक थे। मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं बेटा, नेपोलियन रूस के ऊपर हमला करता है और बर्बादी की ओर चला जाता है। हिटलर फ्रॉम जर्मनी, क्या उसने नेपोलियन का इतिहास नहीं पढ़ा था क्या? हर जगह हमला करना है, रूस पे नहीं करना। क्या हिटलर ने नेपोलियन का इतिहास नहीं पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा था तो वो बेवकूफ था, और अगर पढ़ा था तो उससे भी बड़ा बेवकूफ था, क्योंकि हिटलर ने वही गलती की जो नेपोलियन ने की। हिटलर ने भी रूस के ऊपर हमला किया और हिटलर की भी तबाही का कारण रूस ही बना। इतिहास आपको बताता है कि क्या गलतियां नहीं करनी है। हिस्ट्री टेल्स यू व्हाट नॉट टू रिपीट, व्हाट नॉट टू रिपीट। रूस के ऊपर हमला 1811 में हुआ था और हिटलर ने हमला 1840 के बाद किया था। समझ में आया? इतिहास आपको बताता है कि आप अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखना, इतिहास की गलतियों से सीख लेना, इतिहास की गलतियों से सीख लेना। जब तक आप इतिहास की गलतियों से सीखेंगे नहीं, तब तक आप वर्तमान में बेहतर निर्णय निर्माण नहीं कर पाएंगे। यह इतिहास की समझ है बेटा। मैं आपको बता रहा था कि इतिहास कैसे आपको निर्णय निर्माण में बेहतर बनाता है। और सबसे जरूरी बात जो हम अक्सर कहते हैं, इतिहास की आवश्यकता समझ इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है। यह आपकी यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है। और अब आपके मन में सवाल होगा कि सर यूपीएससी का पाठ्यक्रम क्या है, यह भी तो बता दीजिए। बिल्कुल, चलिए अब उस ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि यूपीएससी का पाठ्यक्रम क्या है। यूपीएससी के पाठ्यक्रम पर अगर हम चलते हैं तो आपको पता है कि यूपीएससी के पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में आप विभाजित कर सकते हैं। एक होगा प्री और दूसरा होगा मेंस। तो पहले समझते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है वो क्या है। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या है, इसे समझिए। आप देखिए, ये है यूपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस। यूपीएससी प्रीलिम्स का ये जो सिलेबस है उसमें जो पहली यूनिट है, टोटल 7 यूनिट में आपके प्रीलिम्स का सिलेबस डिवाइडेड है और प्रीलिम्स के सिलेबस में कुछ खास नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर कुछ खास नहीं दिया गया है तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं ये है करंट अफेयर्स। टेक्निकली जो आपकी पहली यूनिट है ये है करंट अफेयर्स, ये आपकी यूनिट है करंट अफेयर्स। और जो दूसरी यूनिट है वो है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यही हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा सिलेबस है इतना ही है। और जब भारत के इतिहास को देखोगे तो इसमें एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, कल्चर सब आ जाएगा और नेशनल मूवमेंट पर विशेष रूप से फोकस है। अब आप बेटा मेंस के सिलेबस में आओ। ठीक है, मेंस के सिलेबस में जब बेटा आप यहां पर आते हो तो ये मेंस का सिलेबस है। आपको पता है कि जनरल स्टडीज में टोटल 4 पेपर होते हैं
और जनरल स्टडीज में जो 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, उसमें पेपर 1 में 3 विषय आते हैं, इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज। इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज में एक विषय है इतिहास, और इतिहास का जो सिलेबस है वो यहां पर है बेटा। ठीक है, ये जो 2 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट क्या, बेटा ये सब डिटेल्स आपको पहले ही दी जा चुकी हैं। ठीक है, नाउ हैव अ लुक। ये आपका पूरा सिलेबस है। आप ध्यान दीजिए कि आपका जो पहली यूनिट है वो है आर्ट एंड कल्चर की। ये आपकी जो यूनिट है ये है आर्ट एंड कल्चर की। ये आपके आर्ट एंड कल्चर की यूनिट है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के पहलू शामिल होंगे। ये कल्चर का सिलेबस है। हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास का सिलेबस है वो इतना है बेटा। ये 2 यूनिट जो है बच्चे, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। ये 2 यूनिट्स आपके मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस अगर है बेटा, तो यहां पर आप समझो, यहां पर समझो इस बात को। नाउ 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। ठीक है, इसके बाद दूसरी यूनिट है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले व्यक्तित्व और उन व्यक्तित्वों का योगदान। ये 2 यूनिट्स हैं बेटा जो आपके यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है। अब आप मुझे बताइए बेटा कि इन 2 यूनिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, आप लोग बताएंगे। आप बताइए, आपका जो यूपीएससी का ये सिलेबस है इसमें सबसे जरूरी शब्द क्या है, कौन मुझे बताएगा? सिलेबस की सबसे जरूरी बात कौन बताएगा? बताइए फटाफट चैट बॉक्स में। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सिलेबस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड? सर इसे नोट कर ले। नहीं बेटा, ब्रिज कोर्सेज में बताया तो था, ये सब सिलेबस वगैरह तो ब्रिज कोर्स में पहले ही बता चुके। आधुनिक भारत का इतिहास क्या है सबसे महत्वपूर्ण शब्द? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्वतंत्रता संग्राम, आधुनिक भारत। सभी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर माइंड कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम विक्रम कहते हैं। इतिहास, घटनाएं, आदित्य कहते हैं 18वीं सदी। नो नॉनसेंस कहते हैं 18वीं सदी। आप में से कुछ लोगों का जवाब एकदम सही है। वो लोग जिनके जवाब के बारे में बात करूं, आपके सिलेबस की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है 18वीं सदी के लगभग मध्य से। ये इस सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, 18वीं सदी के लगभग मध्य से। 18वीं सदी का मतलब क्या हुआ? 18वीं सदी का मतलब क्या होता है? अठारहवीं सदी का मतलब होता है सन 1700 से लेकर सन 1800 तक। 1700 से 1800 के बीच के समय को हम क्या बुलाएंगे? 18वीं सदी। और आपका आधुनिक इतिहास का सिलेबस शुरू होता है 18वीं सदी के मध्य से। 18वीं सदी के मध्य से हमारा क्या तात्पर्य है? 18वीं सदी के मध्य से हमारा तात्पर्य होगा 1750 से। यह सिलेबस आपको बताता है कि आपका आधुनिक भारतीय इतिहास 1750 से शुरू होता है। 1750 से लेकर अभी तक की घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि यह आपको बताता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कहां से आपको हिट करना है। 1750 के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना इतिहास में कौन सी हुई? 1750 के बाद जो एक महत्वपूर्ण घटना इतिहास में हुई है वो हुई है 1757 में। 1757 में क्या हुआ है बेटा? 1757 में हुआ है बेटा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध मतलब आपका आधुनिक भारतीय इतिहास टेक्निकली प्लासी के युद्ध के साथ शुरू होता है। प्लासी के युद्ध से आपका यह आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू हो रहा है। अब आधुनिक भारतीय इतिहास में जो पहली लाइन है उसमें 3 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय।
या इश्यूज, विषय को आप इश्यूज भी कह सकते हो। ठीक है, तो आपके सिलेबस में 3 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं 18वीं सदी के बाद। आपको याद रखना है घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, मुद्दे या फिर विषय, हम इसे इश्यूज बुला रहे हैं। दूसरी लाइन जो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो बातें हैं उसमें 2 चीजें हैं, एक है चरण और दूसरा है व्यक्तित्व। दूसरी लाइन में 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक है चरण और दूसरा है व्यक्तित्व। एक है चरण और दूसरा है व्यक्तित्व। चरण और व्यक्तित्व पर हम लोग यहां पर बातचीत कर रहे थे। चरण और व्यक्तित्व पर जब हमारी बातचीत हुई तो देखिए, मैंने आपको बताया कि आपका जो सिलेबस है वो 2 यूनिट्स में है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो टोटल 2 यूनिट्स में है और 2 यूनिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर अभी तक का इतिहास है, यानी कि 1750 के बाद का इतिहास है। 1750 के बाद का इतिहास में प्लासी के साथ कहानी शुरू होती है। पहले यूनिट में 3 शब्द हैं, घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे और विषय, और दूसरे में यहां पर आपको मिलेगा चरण और व्यक्तित्व। आप के पास अब सिलेबस का खाका समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, कैसे शुरू होता है। सिलेबस के बाद बेटा अब मैं आपको बताता हूं ट्रेंड एनालिसिस। मैंने आपको इतिहास के बारे में बता दिया, मैंने आपको यहां पर बता दिया पाठ्यक्रम, मैंने आपको बता दिया ट्रेंड का विश्लेषण। अब आइए ट्रेंड के विश्लेषण पर चलते हैं, थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस के बारे में जब बातचीत शुरू होती है तो इस पर चर्चा करते हैं। ट्रेंड का जब हम एनालिसिस करते हैं बेटा तो आपको यह चीज देखने को यहां पर मिलती है। ट्रेंड एनालिसिस में आप इस चीज को यहां पर देखो, यहां पर 2015 से लेकर 2025 तक 10 सालों का ट्रेंड एनालिसिस किया गया है कि एंशिएंट हिस्ट्री से कितने प्रश्न आए हैं, मेडविल से कितने आए हैं, मॉडर्न से कितने आए हैं और आर्ट एंड कल्चर से कितने आए हैं, प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन और संस्कृति, किस हिस्से से कितने प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। ये एकदम साफ साफ यहां पर बताया गया है बेटा। आप इस चीज को जब समझते हो तो देखो, 2015 में 15 प्रश्न पूछे गए, 16 में 16, 17 में 14 और 18 में 21 प्रश्न पूछे गए। 18 में काफी ज्यादा ग्राफ आई रहा, 19 में 16, 20 में 19, 21 में 18, 22 में थोड़ा ग्राफ नीचे गया, केवल 14 पूछे गए प्रश्न, 23 में भी केवल 13 पूछे गए और 24 में भी केवल 12 प्रश्न पूछे गए। तो 2022, 23, 24 में ये ग्राफ नीचे गया, लेकिन 15 में ग्राफ फिर से ऊपर गया और इस बार फिर से 15 प्रश्न पूछ लिए गए। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं आधुनिक भारत पर। तो आधुनिक भारत पर अमूमन 7 से 8 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखो 15 में 8, 15 में 8, 16 में 6, 17 में 7, 18 में तो कमाल ही हो गया था 14, 19 में 6, 20 में 9, 21 में 7। अब हमने क्या देखा कि अमूमन सामान्यतया 6 से 7 प्रश्नों का पूछा जाना यह ट्रेंड है। आधुनिक इतिहास से 6 से 7 प्रश्नों का पूछा जाना ट्रेंड है। हालांकि इन 3 सालों में ग्राफ थोड़ा डाउन गया था, 4, 2 और 2। आधुनिक भारत को लगभग इन लोगों ने नजरअंदाज किया 3 सालों तक, लेकिन आखिर कब तक करते, 2025 में ग्राफ फिर से ऊपर गया और अगेन 7 प्रश्नों को पूछ लिया गया। 25 में मॉडर्न हिस्ट्री की फिर से एंट्री होती है, फिर से शुरुआत होती है। ठीक है, यहां पर फिर से शुरुआत होती है। तो देखो ये तो बेटा हुआ प्रीलिम्स का। कोई कह रहा है सर ये प्रीलिम्स का है, मेंस का है? बेटा ये देखो ये प्रीलिम्स का है। दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इट इज अबाउट प्रीलिम्स। ठीक है, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये प्रीलिम्स के बारे में है। तो ये बेटा प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस है। मतलब कि आप ध्यान दो कि लगभग 15 प्रश्न इतिहास से प्रीलिम्स के एग्जाम में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं और उनमें से 6 से 7 प्रश्नों का आधुनिक इतिहास से पूछा जाना लगभग तय है। मुख्य परीक्षा का सर भी बता दीजिए, मुख्य परीक्षा में क्या ट्रेंड चल रहा है। आइए मुख्य परीक्षा पे चर्चा करते हैं। मुख्य परीक्षा का ट्रेंड यहां पर है, 2019 से 25 का डेटा है। यहां पर आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में पेपर 1 में 3 विषय आते हैं, जिसमें है हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी। हिस्ट्री पर फोकस करिए। टोटल हिस्ट्री पर आपसे 6, 6, 6, 6,
7 6 6, 25 में फिर से 6, मतलब 20 में से 6 प्रश्न इतिहास से होते ही होते हैं। यहां पर आधुनिक इतिहास से आपको कम से कम 2 प्रश्न मिलते हैं, किसी साल 3 भी आ गए हैं, 2 तो पूछे ही जाते हैं। हां, 2025 में केवल एक ही प्रश्न यहां से पूछा गया है, यह बात भी है। इस बात को भी आपको यहां पर जानना और समझना होगा। ठीक है, इस बात को भी आपको जानना और समझना होगा। तो ये मैंने आपको प्रीलिम्स का और मींस का ट्रेंड बताया, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन प्रीलिम्स एंड मींस। प्रीलिम्स और मींस का ट्रेंड मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, समझ आ गया? प्रीलिम्स और मींस का ट्रेंड आपको समझ में आ गया? अगर आपने प्रीलिम्स और मींस का ट्रेंड समझ लिया तो आगे के हिस्से पर चलने से पहले मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिए। 30 सेकंड से 1 मिनट का वक्त दीजिए। टीचर विल बी बैक और मैं आपको आगे के हिस्से पर बताता हूं। आगे का हिस्सा भी मजेदार है। तो योर टीचर इज बैक। तो चलो, समझ आया? ठीक है, समझ गए? तो इतनी बात आपको क्लियर हुई? ऑलराइट। हां, तो मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस बता दिया। अब मेरी ओर से कुछ दिशा निर्देश, आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा जब आप आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, स्पेशली विशेष रूप से अगर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इतिहास पढ़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात जो आपसे विशेष रूप से एक्सपेक्टेड है कि आप ध्यान में रखेंगे वो ये है कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आप उसे इत्मीनान से और तल्लीनता से पढ़ेंगे। आपको अपने मास्टर पे भरोसा करना होगा कि आपका मास्टर जो पढ़ा रहा है वो बहुत ही सोच समझ के पढ़ा रहा है, इत्मीनान से पढ़ा रहा है और उसे पता है कि वो आपको क्या पढ़ा रहा है। आपको बस उतना करना है जो आपसे कहा जाए। आप सिर्फ वो पढ़ते चलिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको इस बात पर ध्यान देना है। ठीक है, क्लास विजिबल है ना? ठीक है, ऑलराइट। पहली चीज कि आपको वो करना है जो मैं आपसे कहूंगा करने को। आपको इस बात का भरोसा करना होगा कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सोच समझकर अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और आपकी तैयारी वहां पर अच्छे से हो जा रही है। अब इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसे इत्मीनान से तल्लीनता से पढ़ें और समझें, उसको क्यों जरूरी है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसे नजरअंदाज ना करें। यहां पर मैं पीवाईक्यूज लेकर आया हूं, ये इंग्लिश में है, आप परेशान मत होइएगा क्योंकि इसके पहले की जो क्लासेस हैं वो मैंने इंग्लिश में पढ़ाई हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपका मास्टर जो पढ़ा रहा है आप उसे एकदम ध्यान से पढ़िए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको बस ऐसे ही जाना है। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही जाना है। आप बस इस बात को देखिए, ये यूपीएससी 2025 का प्रश्न है, ये पीवाईक्यू है 2025 का और इस 2025 के पीवाईक्यू को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है राजा राममोहन रॉय के बारे में। 2025 का पीवाईक्यू है अबाउट राजा राममोहन रॉय। यहां पर पूछा गया है कि राजा राममोहन रॉय ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम जो ईस्ट का है उसमें काफी ज्यादा प्यार और भरोसा रखते थे। तो वो इंडिया के ट्रेडिशनल सिस्टम में काफी ज्यादा भरोसा रखते थे। दूसरा है कि वो चाहते थे कि इंडिया के जो भी लोग हैं वो रेशनल हो, साइंटिफिक हो, ह्यूमन डिग्निटी में बिलीव करते हो और सोशल इक्वलिटी में बिलीव करते हो। यह प्रश्न है बेटा 2025 के प्रीलिम्स का। और अब मैं आपको दिखाता हूं मेरी क्लास। मेरी क्लास देखिए बेटा, यह है मेरी पिछली क्लास जहां पर मैंने एकदम साफ साफ एक्सप्लेन किया था कि राजा राममोहन रॉय इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न साइंस दोनों को ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न साइंस
दोनों को ही वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने वेदांत कॉलेज बनाया था। एकदम साफ साफ आपकी नोट्स में ये लिखा हुआ था, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट तो और भी आपके कमाल का है। यहां पर देखिए, वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो इंडियंस हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो इंडियंस हैं वो कैसे हों, रेशनल साइंटिफिक अप्रोच अपनाएं, बिलीव करें ह्यूमन डिग्निटी में और सोशल इक्वलिटी में। इन वर्ड्स को ध्यान से देखना बेटा, इन वर्ड्स को ध्यान से देखना। और अब आओ अपनी प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बाद क्लास को देखो। बेटा ये वो क्लास है जहां पर मैंने राजा राममोहन रॉय के बारे में पढ़ाया था और मैंने बताया था कि उनके कोर आइडियाज क्या हैं। उनके कोर आइडियाज हैं रैशनलिज्म, कीवर्ड नंबर 1 साइंटिफिक अप्रोच, कीवर्ड नंबर 2 ह्यूमन डिग्निटी, कीवर्ड नंबर 3 सोशल इक्वलिटी, कीवर्ड नंबर 4। ये क्लास है बेटा, दिस इज द क्लास, ये क्लास है। रैशनलिज्म, साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी, 4 कीवर्ड है बेटा, सेम स्लाइड पर है, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच, रैशनल, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वलिटी। क्वेश्चन पर आओ, यहां पर रैशनल, साइंटिफिक, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वलिटी, वर्ड टू वर्ड है, वर्ड टू वर्ड, ना आगे ना पीछे। व्हाट आई मीन टू टेल यू, बेटा बस पढ़ो। मैंने जब आपसे कहा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको सिर्फ पढ़ना है। आपका मास्टर जानता है कि वो आपको क्या पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ा रहा है। यू जस्ट नीड टू स्टडी। खाली इतने पर मत रुकना, आगे बढ़ो, बाकी के सवालों को भी देखो, एक पर क्यों अटक रहे हो। ये सब क्लासेस के क्लिप्स हैं बेटा, जो क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं उसी क्लास की क्लिप है, बस आपको इसे देखना है, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सा प्रश्न है जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में जो वर्ड्स हैं उसको देखो। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में कहा गया कि लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करने की बात हुई थी। इसमें यह हुआ कि लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करने की बात हुई नॉन कोऑपरेशन में। बात हुई कि स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस को फॉलो किया जाएगा। बात हुई कि टाइटल्स एंड ऑनर्स का रिटेंशन होगा। नहीं बेटा, रिटेंशन की बात नहीं हुई थी, छोड़ने की बात हुई थी। यह हुआ था कि पंचायत स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये बेटा स्टेटमेंट देख रहे हो, यहां पे नॉन कोऑपरेशन के बारे में यहां पर बातचीत हो रही है। अब बेटा क्लास देखो, क्लास में जब आप देखते हो तो आपको एकदम साफ साफ समझ में आएगा कि यहां पर साफ साफ बात हुई थी कि स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस छोड़ेंगे, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को वो छोड़ देंगे। और देखो बेटा, लॉयर्स गिविंग अप प्रैक्टिस, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, लॉयर्स यहां पर प्रैक्टिस को छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स, लॉयर अपनी प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, यानी कि लॉ कोर्ट्स का बॉयकॉट कर देंगे, ठीक है। यहां पर बॉयकॉट कर दिया जाएगा लॉ कोर्ट्स का भी। आपने ये समझा, आपने ये समझा। फिर आप बाकी के स्टेटमेंट भी देख सकते हो कि यहां पर फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट, फॉरेन क्लोथ्स के बॉयकॉट के बारे में बात की गई है, तो फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट है। फिर यहां पर बाकी का जो है, यहां पर देखो सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनरेरी ऑफिसेस, वहां पे कह रहा है रिटेंशन, यहां पे सरेंडर, यहां पे साफ साफ लिखा गया है। मतलब वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड यहां पर जो बातें हैं वो मैच हो रही हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पर आओ, इतने पे क्यों रुक रहे हो। ये तीसरा क्वेश्चन देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। यहां पर कांग्रेस ने अपना जो गोल है ये कहा कि लेजिटिमेट और पीसफुल मेथड से हम अपना जो गोल है स्वराज का वो अचीव करेंगे, लेजिटिमेट और पीसफुल मेथड से यूज करेंगे। दूसरा ये कहा गया कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस होगा। यह कहा गांधी जी ने कि अगर 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर स्वराज नहीं मिला तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। मैं केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूं बेटा, जस्ट हैव अ लुक ओवर क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन पर ध्यान दो और ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। यहां पर देखो, जैसे बात कही गई कि लेजिटिमेट मेथड, ये देखो बेटा लेजिटिमेट मेथड, ये देखो बेटा स्वराज टू बी अटेन्ड विद इन ईयर, 1 साल के अंदर स्वराज का आ जाना और लेजिटिमेट मेथड का इस्तेमाल करना, वर्ड टू वर्ड। आपका जो क्वेश्चन है वो वर्ड टू वर्ड प्रीलिम्स से है और आपकी क्लास में से है, ठीक है। मैं केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूं, खाली क्वेश्चन देख लो। यहां पर सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, फेमस स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी, किस समय का था? यह था दांडी मार्च के टाइम का। यह है क्लास, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। केवल आप क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसका था?
ईवी रामास्वामी नईकर, यहां देखो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नईकर, ब्रैकेट में पेरियार। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखाए हैं। आई वॉज जस्ट शोइंग यू द क्वेश्चंस। आई वॉज जस्ट शोइंग यू द क्वेश्चंस। ध्यान दो क्वेश्चंस पर, बस शांति से पढ़ो। वो इंग्लिश की बैच का मैं आपको दिखा रहा था, हिंदी की बैच में भी वही पढ़ाया जाएगा, कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल है। ऑल राइट, so what I mean to tell you, you just need to follow the content we are studying. You just need to do what is being told to you. और आपको क्या करना है, मीन्स के क्वेश्चंस पर हम आएंगे। मीन्स के क्वेश्चंस के ऊपर हम जो डिस्कशन है वो जरूर से करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको सोर्सेस के बारे में बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना होता है। What you need to study, the sources. वैसे सोर्सेस के बारे में मेरी ब्रिज कोर्स में बात हुई थी। ब्रिज कोर्स में बात हुई थी सोर्सेस के बारे में, फटाफट बताओ। ब्रिज कोर्स में सोर्सेस के बारे में बात हुई थी। ब्रिज कोर्स में सोर्सेस के बारे में बात हो गई थी ना? एग्जैक्टली। तो वैसे तो सोर्सेस के बारे में बात हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो आपको, हम लोग जो फाउंडेशन कोर्स की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी में दो तरीके की एनसीईआरटीज हैं, ठीक है। एक है पुरानी एनसीईआरटी और दूसरी है नई एनसीईआरटी। ठीक है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से पुरानी या फिर नई, दो में से कोई भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब मुझे पढ़ाना होगा तो आप लोगों को एनसीईआरटी वाला की बुकलेट मिलेगी, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों को जो एनसीईआरटी वाला की बुकलेट है वो अभी ऑफलाइन में नहीं पहुंची होगी, लेकिन पोर्टल पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाला की जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स होगा जहां से मैं आपकी क्लासेस टैकल करूंगा। पीडब्ल्यू की ये बुकलेट है, पीडब्ल्यू की ये एनसीईआरटी बुकलेट है। ये पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी बुकलेट है। चूंकि ये पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी बुकलेट है तो इसके बारे में हमारी बातचीत यहां पर हो रही है। पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी बुकलेट जो है, आप अपनी सहूलियत से, अपनी समझ के हिसाब से ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो उसे बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो हम शुरुआत करेंगे आपकी एनसीईआरटी में वो एनसीईआरटी वाला से करेंगे। एनसीईआरटी वाला की अच्छी बात क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6th, 7th, 8th में आपका आधुनिक, 8th में आपकी आधुनिक इतिहास की बात है। 8th क्लास में आपका आधुनिक इतिहास है, और इसके अलावा 12th क्लास में, अगर आप न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहे हो, 12th में आपका आधुनिक इतिहास है। अगर आप दोनों को पढ़ोगे बुक के तौर पर तो आपको दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी वाला में दोनों को कंपाइल कर दिया गया है। जो कंटेंट 8th में है
और जो कंटेंट 12th में है। मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है। ओके, बुकलेट मिल गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कहां मिल गई है। बेटा जिसको नहीं मिल गई है ना, जैसे कई सारे लोगों के घर पे पहुंच गई है बुकलेट, ठीक है। अब जिसके घर पे बुकलेट नहीं भी पहुंची होगी ना बेटा, तो उसका भी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। यू विल गेट द पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप वो पीडीएफ रेफर करेंगे। तो हमारा जो सोर्स होगा क्लास का वो होगा एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी वाला। तो आपको मैंने अब आपको यहां पर बता दिया कि एनसीईआरटी वाला के सोर्स के साथ हम यहां पर जो अपनी पढ़ाई करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनसीईआरटी वाला इज क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? ऑल राइट, समझ गए, परफेक्टली फाइन। अगर आपने इस बात को समझ लिया, अगर आपने इस बात को समझ लिया, तो चलिए एक बात मैं आपको यहां पर और भी बता देता हूं, और वो क्या है कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। आपको हिस्ट्री की बहुत सारी अपडेट्स चाहिए होंगी, जानकारी चाहिए होगी, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप में से आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो स्कैन कर सकता है इस क्यूआर को और ज्वाइन कर सकता है, या फिर वो सर्च कर सकता है देवेंद्र सर ओनली आईएएस यूपीएससी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेने के साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि वहां पर मैं डेली हिस्टोरिकल अपडेट्स देता हूं कि हिस्ट्री में आज के दिन में क्या हुआ, ठीक है। तो वो जो डिटेल्स हैं, वो जो अपडेट्स हैं, वो आपको यहां पर मिल जाती हैं। ऑल राइट, तो ये तो हो गया आपका, मैंने आपको बता दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं इस बारे में हमारी बातचीत हो गई। अब जब ये हमारी बातचीत हो गई, तो ये पीवाईक्यूज हैं। इन पीवाईक्यूज पर बस मैं चाहता हूं कि आप एक हल्का सा ऐसे देख लो इसको। ये मेंस के पीवाईक्यूज हैं, आपको बस ऐसे आइडिया लगे कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बस ऐसे ही मेरे साथ रीड आउट कर लो। इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है अबाउट इट। यू नीड नॉट टू गेट मच बॉदर्ड अबाउट इट। जस्ट इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लो आप, ठीक है। जस्ट इसको रीड आउट कर लो। रीड आउट करने की जब हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं, इस बार का 2025 का जो सवाल है कि महात्मा ज्योतिराव फुले, जिनको हम ज्योतिबा फुले के नाम से भी जानते हैं, उनके जो प्रयास थे वो सभी निम्न वर्ग के मुद्दों के बारे में थे। ये तो ज्योतिबा फुले की बातें हो गई। ज्योतिबा फुले के अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन पे प्रश्न आया था, और भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का जो नुकसान हुआ है औद्योगिक क्रांति की वजह से, उसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। 2023 में महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच का कंपैरिजन था, और आदिवासियों की समस्या के ऊपर भी प्रश्न था। 2022 में देखो एक प्रश्न था अकाल के ऊपर कि अंग्रेजों के आ जाने के बाद अकाल बढ़ क्यों गए, और दूसरा सवाल था अंग्रेजों की सेना में भी भारतीय सिपाही थे और भारतीयों की सेना में भी भारतीय सिपाही थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज जीत गए और हम हार गए, ऐसा क्यों? यह प्रश्न यहां पूछा गया। 2021 में देखो यंग बंगाल आंदोलन और ब्रह्म समाज के संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे प्रश्न पूछा गया, यह प्रश्न यहां पर है, ठीक है। फिर यह प्रश्न 2021 में नरमपंथियों पर पूछा गया, और असहयोग आंदोलन पर भी एक प्रश्न पूछा गया था। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का एक जो है विश्लेषण करना था सविनय अवज्ञा में और असहयोग में, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा 2020 में देखो लॉर्ड कर्जन पे प्रश्न पूछा गया, और 1920 के दशक में जो नई विचारधाराएं विकसित हुई इस पर प्रश्न पूछा गया। 1857 के विद्रोह पे भी प्रश्न पूछा गया, और भारतीय पुनर्जागरण यानी कि सामाजिक सुधार पर भी प्रश्न पूछा गया। गांधीवाद के ऊपर प्रश्न पूछा गया, और 1940 के दशक में अंग्रेजों ने कैसे हमारे स्वतंत्रता की जो प्रविधि थी, जो प्रोसेस था, उसे कॉम्प्लिकेट किया, इस पर भी प्रश्न पूछा गया। तो मैं बस आपको टॉपिक्स का एक ओवरव्यू दे रहा था, आपको इसको अभी पढ़ने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ने लगेंगे तो इन प्रश्नों पर भी बातचीत होगी, और समझेंगे कि हम किस प्रकार से इन प्रश्नों को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। समझ गए बेटा?
इतना आपको क्लैरिटी मिली? कुड यू गेट इट ऑल? प्रश्नों का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत समझ गए? पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? गूगल कर लेना बेटा, पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर मिल जाएंगे आपको। पीवाईक्यूज तो पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। समझ आ गया? वाह, अच्छी बात है। आधुनिक इतिहास पहले क्यों, प्राचीन भारतीय इतिहास पहले क्यों नहीं? बेटा फर्क नहीं पड़ता, इतना कनेक्शन है नहीं, जितना कनेक्शन है मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसी कोई क्रोनोलॉजी नहीं है कि एंशिएंट और मेडिवल नहीं पढ़ोगे तो मॉडर्न समझ में नहीं आएगा। मॉडर्न एक रोचक विषय है, इसका वेटेज ज्यादा है और आप इसे आसानी से समझ भी पाते हैं, इसीलिए हम आधुनिक इतिहास के साथ ही आपके जो विषय हैं उनकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो उसकी शुरुआत हम वहीं से करते हैं। तो अब कुछ बातें जो मैं यहां पर बताने वाला हूं, पॉइंट टू बी नोटेड। जो आपकी कक्षा होगी वो एनसीईआरटी वाला बुकलेट पर बेस्ड होगी। एनसीईआरटी वाला की जो बुकलेट है या जो पुस्तिका है आप कह सकते हो, पुस्तिका है, उसी पर आधारित होगी। आपकी क्लास में हम क्रमबद्धता और विश्लेषण पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम टाइमलाइन और ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। टाइमलाइन और ग्राफ का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तीसरा, बोर्ड पर लिखी गई बात आपका नोट्स है। बोर्ड पर जो भी बात लिखी गई है वो आपका नोट्स है। कहीं पर अगर मुझे कुछ लिखवाना हुआ तो मैं लिखवा सकता हूं, या मैं कोई पहले से लिखी गई बात ला सकता हूं और कह सकता हूं कि आप इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, आप इस चीज पर ध्यान देंगे। हम जोर देंगे स्टोरिफिकेशन पर। स्टोरिफिकेशन पर, स्टोरिफिकेशन का मतलब यह है कि किसी भी इतिहास की क्लिष्ट घटना को हम कहानियों में पिरो देंगे और आप उस कहानी को उस सभी जानकारी के साथ इकट्ठा करके रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी आधारभूत समझ के लिए है, आधारभूत समझ के लिए है। तो इससे सारे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होंगे। दोहराता हूं अपनी बात को, इस बात को ध्यान से सुनना। जो आपके एनसीईआरटी की क्लासेस हम लोग नेक्स्ट सेशन से शुरू करने वाले हैं, वो केवल आधारभूत समझ के लिए है। आपके सारे प्रश्न उन क्लासेस से सॉल्व होंगे ऐसा नहीं है। उनके लिए हम एडवांस क्लासेस जब करते हैं और बहुत हाई लेवल का एनालिसिस होता है, तब आप उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में पहुंचते हैं। ठीक है, राधिका पूछती हैं कि जो कुछ मैं यहां पर नोट्स पर लिखूंगा क्या उसके अलावा भी कुछ जानने समझने की जरूरत है? अगर उसकी आवश्यकता होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक का जो मामला है वो एडवांस क्लासेस में आएगा।
हम पहले एनसीईआरटीज कवर करेंगे, उसके बाद हम एडवांस क्लासेस पर जाएंगे। ठीक है, हमारी जो क्लास है बेटा वो कल से शुरू होगी। कल हम पहले हिस्ट्री का एक ओवरव्यू लेंगे और एनसीईआरटी वाला की जो पहला जो चैप्टर है हम उसके साथ अपनी कहानी को शुरू करेंगे। आज के इस सेशन में मैंने कई सारे पहलुओं पर चर्चा कर ली है। कल जो हमारी बातचीत होगी वो कई सारे और पक्षों पर होगी। मुझे बताइए, आपके पास कोई सवाल तो नहीं है? आर यू हैविंग एनी क्वेश्चन हियर? आर यू हैविंग एनी क्वेश्चन हियर? एनसीईआरटी में आप अपनी सहूलियत के लिए ओल्ड या न्यू कुछ भी पढ़ सकते हैं। मैं एनसीईआरटी वाला से पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहां पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो वहां पर हम अपना एक ओवरव्यू लेंगे, एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी वाला के पहले चैप्टर के साथ शुरुआत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।